बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफियान और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है पीपीएससी केमिस्ट्री के हवाले से, जो कि हम लेक्चररशिप और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री की पोस्ट के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेक्चररशिप की जो पोस्ट है वो आ चुकी हैं और लास्ट डेट गुजर चुकी है, और अब हम तैयारियों में हैं कि किस वक्त जो है वो टेस्ट डेट आती है और टेस्ट कंडक्ट होता है। तो उससे पहले पहले हमने अपनी प्रिपरेशन करनी है। बाकी अल्लाह पाक से दुआ फरमाए, हमारे मुल्क पाकिस्तान पे इस वक्त बड़ा बुरा वक्त आया हुआ है। पाकिस्तान में जो सैलाब आया हुआ है जिसने बहुत सारी तबाहकारियाँ मचाई हुई हैं। तकरीबन 70% जो है वो हमारा पाकिस्तान का एरिया अफेक्टेड है और उससे पानी से डूबे हुए हैं। अल्लाह पाक जो है हमारी उनकी मदद फरमाए। तो हम लोगों को दुआओं में भी याद रखें और दामे दरने सुखने माल जान से और ज़ुबान से उनकी मदद करनी चाहिए। हमें हमें उनके दुख को समझना चाहिए और जो हमसे हो सकता है वो हमें करना चाहिए। बहुत बुरा वक्त है और हम ऐसे हालात देख रहे हैं कि हमें बहुत दुख होता है सुन के। हमें भी बाज़ का दिल नहीं करता कि हम जो है वो अपने नॉर्मल रूटीन पे हम भी रहें, हम काम करें कुछ भी। बाज़ का दिल करता है सिर्फ छोड़ छाड़ के जो है ना बैठ जाएं। बहरहाल दुनिया है ये, ऐसा तो चलता नहीं है, हमें साथ साथ चलना पड़ता है। अल्लाह पाक मदद फरमाए उनकी। तो आइए हम अपनी प्रिपरेशन की को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 का कल टेस्ट होगा आपका। चैप्टर नंबर 4 लिक्विड और सॉलिड जो है ये इस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लिक्विड जो है हम गैस के बाद सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो तो लिक्विड गैस है। उसके बाद लिक्विड को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे वाटर है। और आपके पास जो हमारी अर्थ है, अर्थ पे 70% से ज़्यादा जो है वो वाटर ही मौजूद है और बाकी हिस्से पे कुछ पे पहाड़ हैं, कुछ पे हम रहते हैं। तो लिक्विड का पोर्शन एफएससी केमिस्ट्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता था। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, सॉलिड इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो आइए हम लिक्विड को स्टार्ट करते हैं। लिक्विड के लिए अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। आपको मालूम है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम वैंडरवाल फोर्सेस का नाम भी देते हैं, और जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती थी वो एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स पाए जाते हैं उनकी आपस में जो बॉन्डिंग होती थी उनको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम देते थे, या हम उसको बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग का नाम देते थे। तो केमिकल बॉन्डिंग और चीज़ है और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस और चीज़ है। ठीक है, जैसे वो कहता है यहाँ पे एग्जांपल हम देते हैं कि HCl का एक मॉलिक्यूल है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्या बनाते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाते हैं। तो ये एक केमिकल बॉन्ड है और ये जो केमिकल बॉन्ड है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा जी, वो फिर इसको हम इस तरह से भी कहते हैं कि अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज मच वीकर देन द अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। तो एमसीक्यूज याद रखिएगा, इसी तरह लाइनें उठाई जाती हैं और लाइंस उठाई जाती हैं और उसको एमसीक्यूज बना के आपके सामने रख दिया जाता है। अब ये हमारा इम्तिहान होता है, हमारा टेस्ट होता है आईक्यू लेवल का, कि आपने एक लाइन को कैसे समझा है और कैसे आपने उसको अपने माइंड में रखा है, आपके कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हैं। तो ये जो हमारी आजकल जो क्लास चल रही है ये हमारी ब्रीफिंग है आपके टेस्ट के लिए, कि आपने कल जो टेस्ट प्रिपेयर करना है वो आपने कैसे करना होता है। आपने
उसको रीड आउट करते हुए जाते हैं, और लाइनें जो होती हैं उन लाइंस को आपने देखना होता है कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है। उसको आप या तो आप न्यू बुक लें, न्यू बुक लेके हाईलाइटर रखें साथ, उसको आप हाईलाइट करते जाएं कि ये लाइनें इंपॉर्टेंट है, और आप खुद एमसीक्यूज बनाते जाएं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, इस तरह से जितने एमसीक्यूज आप बनाते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि कैसे होता है। अच्छा, ये जो चैप्टर होता है आपने जिसको रीड आउट करना है, आपने स्टडी करना है, ये कोई 1 घंटे का काम है, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होता, लेकिन हम लोग इसको लेके बैठे रहते हैं, दिमाग पे सवार कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आपने लाइटली लेना है, और इसको आपने नोट्स बनाने हैं, आपने इसके एमसीक्यूज, इनकी लाइंस को अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है। आपको पता होना चाहिए कि एमसीक्यूज कैसे बनते हैं, कैसे लाइन उठाई जाती है। अब जितने भी एमसीक्यूज आपके पास बने हुए जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप देखिएगा वो एक लाइन उठाई होती है, फैक्ट। वो कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं है, सीधी लाइन है, उस लाइन का एमसीक्यूज बनाया जाता है। तो आपको इन चीज़ों का आइडिया होना ज़रूरी है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ये डिफरेंट टाइप्स की हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है, डाइपोल फोर्सेस है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इसको कहते हैं। इनमें से 3 को डिस्कस किया गया है एफएससी में, और आयन डाइपोल फोर्सेस को डिस्कस नहीं किया गया। आयन डाइपोल का भी मैं बता देता हूँ कि एक डाइपोल होगा और एक आयन होगा, उसके दरमियान में जो फोर्स अट्रैक्शन होगी वो आयन डाइपोल फोर्सेस होती हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं। तो यहाँ हम एचसीएल की एग्जांपल लेते हैं, यहाँ दी जाती है। तो आइए हम ज़्यादा डिटेल में हमने चूँकि नहीं जाना, हमने जस्ट हिंट देने होते हैं, आपको बताना होता है, आपने इन लाइन्स को पढ़ना है, और पढ़ के आपने देखना है कि आप इसको कैसे लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि HCl के 2 मॉलिक्यूल हैं, और हर मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और दूसरे मॉलिक्यूल के आप देखें हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऑपोजिट आयन के साथ मिलकर क्या होते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और वो क्या करते हैं, केमिकल अट्रैक्शन होती है उनमें। उस अट्रैक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का नाम देते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी कि आप ये कह सकते हो पॉजिटिव आयन ऑफ one atom in a molecule and negative atom in another molecule, जब ये आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो क्या बनाते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बनाते हैं। तो ये एक डाइपोल बन जाता है, HCl एक पोल बन गया, HCl ये एक पोल बन गया, ये 2 पोल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, डाइपोल। एक ये पोल है, एक ये पोल है, मिलकर क्या बना रहे हैं, डाइपोल, 2 पोल बना रहे हैं, ठीक है। ये आपस में मिल जाते हैं तो ये डाइपोल बनाते हैं। तो कहता है डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इन द पानी तो देते आए पाया जी, मैं पता नहीं कितना को ओए गैस ओए होए हीरा, अपनी माइक बंद कर दिया करो। वाटर नहीं करे। तो डिस्टेंस जब जितना ज्यादा होगा उनके दरमियान में डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ही वीक होंगी, ठीक है। इन लिक्विड दीज फोर्सेस आर रीजनेबली थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। द एग्जांपल ऑफ द मॉलिक्यूल विच शो द डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, तो वो कहता है HCl और CaCl3 क्लोरोफॉर्म वगैरह में दी जाती है। ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज उनकी बढ़ जाएंगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो आपने यहाँ पर देखिएगा CaCl3 क्लोरोफॉर्म जिसको कहते हैं, ये उसकी एग्जांपल दी गई है। HCl में कहा गया है कि उसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पाई जाती हैं। आगे आ जाए डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, जिसको हम डी बाई फोर्सेस का नाम भी देते हैं। ये एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि डी बाई किसको डी बाई फोर्सेस कहा जाता है, डाइपोल डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस किसको कहा जाता है। अच्छा, वो जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस थी वो पोलर मॉलिक्यूल्स में थी,
यहाँ पर क्या होगा, एक परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल होगा और एक नॉन पोलर होगा, उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इसको हम डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस का नाम देते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जब एक पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब आता है तो पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर में क्या करता है, एक पोलैरिटी टेम्परेरी जो है वो पोलैरिटी प्रोड्यूस कर देता है। तो वो जो नॉन पोलर होता है वो उसमें एक पोल क्रिएट हो जाता है, इसको हम इंड्यूस डाइपोल कहते हैं। तो इस तरह से नाम बनता है डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, आपको इसका इल्म होना चाहिए। इसी तरह इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है, जो वो कहता है जी फ्रिट्ज लंदन ने 1930 में इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी। ये बहुत ही ज़्यादा वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जाती हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ये पाई जाती हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब आते हैं, जैसे हीलियम गैस है या कोई और मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरीन है, मीथेन है, आर्गोन है, नियोन है, कोई भी अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो आपको मालूम है कि हर एक मॉलिक्यूल में न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन है और उसके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो क्या होता है जी, प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, प्रोटॉन 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 जो है वो इलेक्ट्रॉन को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेज ऑफ रिपल्शन दोनों ही पाई जा रही होती है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि उनमें टेम्परेली तौर पर लाइटली जो है वो उसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो जाए, पोलैरिटी पैदा हो जाए। तो ऐसा चूंकि पॉसिबल है, इस वजह से उनके दरमियान में भी एक पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है, इंस्टेंट एक लम्हे के लिए हो जाती है, तो ऐसे डाइपोल बन जाते हैं। तो इस तरह के जो पोलैरिटी होती है कि एक लम्हे के लिए जिसमें पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाए, इसको हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। यानी कि वो जो पोल बनेगा वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल होगा कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को एक लम्हे के लिए अट्रैक्ट करता है और उसमें पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है, उसको हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। तो आपको इसका पता होना जरूरी है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंड्यूस डाइपोल का आपको मैंने बता चुका था कि एक नॉन पोलर में दूसरे मॉलिक्यूल की वजह से जब पोलैरिटी इंड्यूस होती है उसको हम इंड्यूस डाइपोल कहते हैं। यानी कि सेकंड आइटम में जो पोलैरिटी पहले में जो इंस्टेंटेनियस हो गया और सेकंड में जब हो जाएगी तो उसको हम इंड्यूस डाइपोल का नाम देते हैं। तो ये बनेगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, जिसको सिंपल वर्ड्स में हम क्या नाम देते हैं, फ्रिट्ज लंदन की वजह से लंदन फोर्सेस का नाम देते हैं। वो कहते हैं बहुत शॉर्ट लिव होती है, इसकी थोड़ी सी जिंदगी होती है इस अट्रैक्शन की, बट कीपिंग मूविंग, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करते रहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कॉज द डाइपोल टू वैनिश एज क्विकली एज दे आर फॉर्म। यानी कि जैसे ही बनती है वैसे ही खत्म भी होती है, यानी कि जिस तेजी से बनी है उस तेजी से ये खत्म भी हो जाती है। तो इसकी एग्जांपल आप वो बता रहा है, Cl2 है, H2 है, नोबल गैसेज है, हीलियम है, नियोन है। आपको इनका पता होना भी जरूरी है। एग्जाम्पल का कुछ इसके फैक्टर्स बताए जाते हैं। फैक्टर फैक्टिंग द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के कि आपके पास इनकी जो सटन जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, वो कहते हैं ये डिपेंड करती है उसके साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर। व्हेन द साइज ऑफ एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज लार्जर, ठीक है, जब साइज ऑफ एटम या उसका मॉलिक्यूल लार्जर होगा, देन डिस्पर्शन क्या होगी, वो बिकम्स इजी हो जाएगी आसानी से, एंड द फोर्सेस बिकम द मोर प्रोमिनेंट। यानी कि जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा उतनी ज़्यादा फोर्सेस इसमें क्या होगी, प्रोमिनेंट होगी। तो एलिमेंट्स ऑफ द जीरो ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल आर ऑल मोनोएटॉमिक गैसेस कहलाती हैं। दे डोंट मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड, नहीं बनाती विद अदर एटम्स बिकॉज देयर द आउटरमोस्ट शेल आर कंप्लीट होता है इनके पास। आपको मालूम है नोबल गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट इनके इंक्रीज करते हैं डाउन द ग्रुप फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन की तरफ जाए तो वो इंक्रीज कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द नोबल गैसेस वो कहता है आपको पीरियड टेबल में दिए गए, आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर चूंकि इंक्रीज करता है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस से, द डिस्पर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बिकम्स क्या हो जाता है, मोर एंड मोर इजी हो जाता है और पोलराइजेबिलिटी इसमें बढ़ती रहती है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह क्या होंगे वो भी इंक्रीज कर जाएंगे। पोलराइजेबिलिटी की यहाँ पे डेफिनेशन बताई गई है। पोलराइजेबिलिटी वो कहता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है टू स्टैंड विद द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी पोलराइज्ड और डिस्टॉर्टेड।
यानी कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डिस्टॉर्ट होना क्या कहलाता है, पोलराइजेबिलिटी कहलाता है। वो कहते हैं जब भी हम किसी भी स्पीशीज एटम और मॉलिक्यूल की बात करते हैं कि वो पोलराइज हो गया, इट मींस इसका मतलब ये होता है कि टेम्परेरी पोल्स उसमें क्रिएट हो चुके हैं। और ये कहते हैं तभी पॉसिबल होता है जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब किया जाए, ये उसको डिस्टॉर्ट किया जाए, यानी कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ऐड कर रही हो। वो कहता है जी इंक्रीज ऑफ द डिस्टॉर्शन, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या करते हैं, लंदन फोर्सेस को क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है, इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है एफएससी के लिए, लेकिन हमारे लिए नहीं है कि वो कैसे इंक्रीज करता है, वो आपको ये रीजन मैंने बता दी है। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन भी वो कहता है इंक्रीज करते हैं। आधा हैलोजन और नॉन पोलर है, नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, Cl2F2 Cl2Br2I2 ये बने जाते हैं। फ्लोरीन गैस है और आयोडीन क्या सॉलिड है, उसकी रीजन भी क्या है, लंदन डिस्ट्रक्शन फोर्सेज है कि उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है, लंदन डिस्ट्रक्शन फोर्सेज इसमें क्या हो जाती है, पोलराइजेबिलिटी इसमें ज्यादा होती है, इस वजह से ठीक है सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्टर बताता है स्ट्रेंथ ऑफ द लंदन फोर्सेज जो है वो नंबर ऑफ एटम्स इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम्स उसमें ज्यादा होंगे उतनी फोर्सिव अट्रैक्शन उसमें क्या होगी, ज्यादा होगी। वो कहता है जी इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके बढ़ जाते हैं, यानी कि द हाइड्रोकार्बन हैज द चेन ऑफ द कार्बन एटम्स लिंक्ड विद द हाइड्रोजन एटम के साथ होते हैं। तो वो कहता है C2H6 और C6H14 में आप इनकी स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट एक का 88.6 है और दूसरे का कितना है 68 है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही कार्बन चेन और हाइड्रोजन वगैरह एटम्स कार्बन के साथ इंक्रीज कर रहे हैं, चेन बड़ी है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया। उसकी रीजन क्या है कि फोर्सेज ऑफ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज है, वो इंक्रीज कर जाती हैं, जो कि इंक्रीज करेंगी तो लाजमी बात है उसको बॉयल करना डिफिकल्ट हो जाएगा और उसको बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिक्विड और सॉलिड दोनों में भी डिफ्रेंशिएट इन्हीं की बेस के ऊपर भी करते हैं। ये उनके क्या जी एक टेबल में दिया गया है, आपको कुछ ना कुछ इसका आइडिया होना चाहिए। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का आप याद कर लें 0.5 है, मीथेन का याद कर लें 164 है। तो इस तरह से आप कुछ के याद कर सकते हैं। हेक्सेन का याद कर लें 68.7 है। तो ठीक है, ये अगर आप दो तीन के याद कर लेते हैं कि गैस यानी कि कोई भी गैस फॉर्म में मौजूद है, उसके पीछे रीजन बताई जाती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर दोनों पॉसिबल है, दोनों को लिहाज से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कार्बन 1 2 3 4 यहाँ तक गैसेज हैं और 5 6 7 और डिकेन तक क्या है, यानी कि 10 तक क्या है वो लिक्विड है, और उससे आगे जैसे 11 चला गया वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया आइसोडिकेन। ठीक है, आइसोडिकेन असल में डिकेन ही है, लेकिन वो इंक्रीज कर जाता है, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि इससे आगे वाले जो होंगे वो सॉलिड्स होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको मालूम है, इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करता क्योंकि आप लोगों को मालूम है। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि ये किन आइटम्स के साथ बनाता है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और इसी तरह समटाइम्स वो कहता है क्लोरीन के साथ भी बॉन्डिंग बनाता है। समटाइम्स क्लोरीन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। ये वाटर के साथ है, आपको मालूम होगा कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, इनके साथ क्या है हाइड्रोजन की एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है और वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है रेली क्लोरीन। मतलब अगर आपके पास HCl गैस के फॉर्म में है तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, अगर आपके पास वो लिक्विड फॉर्म में है HCl तो वहाँ पर उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, तो कहता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो 20 टाइम लेस देन होता है कोवलेंट बॉन्ड के। ये एक एमसीक्यू है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है Cl3H, ठीक है, और CH3CH2O, इनके जनरल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। आपने जस्ट नाम वगैरह याद करने हैं कि ये NH3 और ये HF में जिगजैग मैनर है, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है HBr में। और इसी तरह कहता है लो स्टिक स्ट्रेंथ ऑफ HF both compared to the HCl HBr HI is due to the strong hydrogen bonding because the positive charge etc.
तो ये यहाँ पर ये वाली जो पॉइंट्स हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि लो एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एचएफ मॉलिक्यूल के पीछे रीजन क्या होती है एज कम्पेयर टू एचसीएल, और ये वो इनकी एसिड स्ट्रेंथ क्यों होती है, क्योंकि इनके क्या हुआ जाता है, हाइड्रोजन ट्रैप्ड होते हैं ड्यू टू द टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ। कोवलेंट हाइड्राइड्स कौन से होते हैं ये आपको आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आपके पास जो फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है और सेवंथ है, और जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर जो बॉन्डिंग बना रहे हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, कोवलेंट हाइड्राइड्स का नाम देते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में से आते हैं, ठीक है, कुछ पार्शियल नेगेटिव एटम में से हैं, ठीक है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ये सारे तो नेगेटिव है, कार्बन की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। यहाँ पर आप यहाँ से देख सकते हैं कि CH4 जैसे जैसे हाइड्राइड हमारे पास नीचे की तरफ जाते हैं और इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो वेरी करती हैं चीज़ें। आइए हम कुछ इसमें से पॉइंट्स का डिस्कस करते हैं। CH4 है वो कहता है लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, क्यों है, क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल है, पोलराइजेबिलिटी इसमें कम होती है, इसलिए ये एक गैस भी है और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम है। इसी तरह वो कहता है जी अगर आप फिफ्थ है, सिक्स है और सेवन्थ ग्रुप में देखें NH3 H2 और HF को देखें तो आपको देखा होगा इनमें डिफरेंस नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का है। तो आपको मालूम है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो इस बेस के ऊपर इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स भी वो क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि इनहांस द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, वाटर इज, इसी वजह से वो कहता है वाटर लिक्विड में है, H2S और H2SE क्या है, गैसेस में है, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, H2S और H2SE में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। इसी तरह वो कहता है जी अगर आप देखें कि HF फ्लोरीन वो कहता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द ऑक्सीजन आइटम है, ठीक है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, उसकी रीजन उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, HF में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। लेकिन वो कहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो फ्लोरीन में होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है देन द वाटर के, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट और HF क्या होता है वो ज्यादा होता है वाटर के, और लोअर होता है अमोनिया से। तो water can form two hydrogen bonds per molecule as the two hydrogen atoms and the two lone pair on oxygen atom. Ammonia can form the only one hydrogen, ठीक है। तो ये सारी रीजन आपको यहाँ पे लिखी गई है, मैं भी बता रहा हूँ कि वाटर जो है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, अमोनिया एक बनाता है, HF जो है वो एक बनाता है, लेकिन HF जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए उसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैं आपको कुछ दे रहा हूँ ब्रीफिंग ताकि आपको कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना वो याद करने में आसानी हो। इसी तरह वो फोर्थ पीरियड देखो वो कहता है जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, सिलीनियम है, ब्रोमीन है, वो कहते हैं ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा इनकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी और इनका भी बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा फिर इसी हिसाब से बढ़ जाएगा। तो आपको इनका सीक्वेंस याद करना है। सीक्वेंस के लिए आपको पीरियोडिक टेबल की ट्रिक आनी चाहिए, मैं आपको पीरियोडिक टेबल की ट्रिक जो है वो भी सेंड कर दूंगा, और मैंने इसके ऊपर एक PDF बनाई हुई है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पे ऊपर भी आप कह सकते हो, लोन पेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने लोन पेयर है, ठीक है, या वो कितने एक्सेप्ट कर सकता है मजीद। ऑक्सीजन जो है वो दो बॉन्ड बना रहा है, ऑलरेडी दो और वो एक्सेप्ट कर लेता है। HF जो है वो उसके पास एक ही है तो वो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर है वो कितनी बना लेता है। हाँ वही ना, उसके ऊपर तो तीन लोन पेयर होते हैं लेकिन बनाता जो है वो एक ही है, जबकि वाटर जो है वो भी वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखें, मैं भी आपको इसका फिर और भी रीज़न बताऊंगा जो अगर मेरे माइंड में आ गई। फिलहाल मेरे माइंड में यही है कि कितने बॉन्ड बनाते हैं।
सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी होती है कि वाटर है और इथेनॉल है। इथेनॉल जो है वो आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वाटर आपके पास इनऑर्गेनिक है, तो ये दोनों आपस में डिजॉल्व होते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ आइस आ जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस को अगर आप देखें तो इसमें बताया जाता है कि जो आइस है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। उसकी रीज़न क्या होती है कि उसमें 9% मोर स्पेसिस होती है और डेंसिटी क्या हो जाती है उसकी डिक्रीज कर देती है। जब डेंसिटी डिक्रीज होगी तो वो वाटर के ऊपर क्या करती है, फ्लोट कर सकती है। इसकी डायमंड की तरह स्ट्रक्चर होती है, टेट्राहेड्रन की शेप मॉलिक्यूल होती है। और जैसे ही कार्बन का आपने पढ़ा होगा टेट्राहेड्रल्स बनाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसी तरह यहाँ पे भी बनता है। लोअर डेंसिटी ऑफ द आइस देन द लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इम्पाउंड में और फ्रीज हो जाती है। और जो नीचे वाली जो लाइफ है वो जिंदा रहती है। उसकी रीज़न भी क्या होती है कि नीचे वाला जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है और वो हीट जो है वो इंसुलेटर बन जाती है आइस, और वो बाहर हीट नहीं जा पाती, जिसकी वजह से नीचे वाली लाइफ जिंदा रहती है। ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है, आपको भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए जो बताया जाता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपके पास जो वाटर अर्थ है, वाटर है टॉप ऑफ द स्लाइटली वार्म रहता है अंडरनीथ। तो ये आपको टेम्परेचर भी याद होना चाहिए कि वाटर अटेन द टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड बाय द फॉल ऑफ द टेम्परेचर द सराउंडिंग। ठीक है, इसी तरह सॉप्स और डिटर्जेंट्स जो है, हम किसी भी चीज़ को कपड़े वगैरह धोते हैं या किसी चीज़ को वॉश करते हैं तो वो भी लाइक डिजॉल्व लाइक पोलैरिटी की वजह से वो वॉशिंग हो पाती है। सोप है, जहाँ पे सोप नहीं काम करता वहाँ पे हम डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं। जहाँ पे सोप काम नहीं करता वहाँ पे हम शैम्पू यूज़ करते हैं। आपके पास फैसलाबाद या दूसरे जहाँ पर TDS जो टोटल डिजॉल्व पार्टिकल्स जो हैं वो भारी पानी पाया जाता है, वहाँ पे हम सोप नहीं यूज़ कर पाते, वहाँ पे हम शैम्पू यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ही इन हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनको निकाल पाता है आसानी के साथ। जैसे बेंजाइल पोर्शंस हैं, अल्काइल है या फिर इम्प्योरिटीज़ हैं, वो इनको निकाल देते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो कहता है आपके पास कंपाउंड फूड मॉलिक्यूल वगैरह में पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स में पाई जाती है। और इसी तरह आपके पास फाइबर्स लाइक और जो आपके हेयर सिल्क और मसल वगैरह में पाए जाते हैं, अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। और अमाइनो एसिड में आपको मालूम है एक चेन बनती है जिसको हम स्पाइरल का नाम देते हैं। स्पाइरल को हम हेलिक्स का नाम भी देते हैं। और इनके दरमियान में जो ग्रुप्स पाए जाते हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन, और ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड भी इनमें पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो आपके एक्सरे एनालिसिस के जरिए से हम उसको वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि उसमें 27 अमाइनो एसिड यूनिट्स पाए जाते हैं हर टन में। तो ये आपने इसको यहाँ इस तरह से आपने प्रिपेयर करते हैं। DNA आपके पास है वो 2 स्पाइरल चेन बनाता है, RNA एक स्पाइरल चेन बनाता है। तो ये इस तरह से आपको DNA और RNA का भी पता होना चाहिए कि डबल हेलिक्स है। जैसे आपके पास जीना होता है, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, और इनमें क्या जी ये जो आपस में लिंक्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होते हैं। और हर टर्न पे क्या होते हैं 27 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। ये MCQs है, आपको ये इस तरह से चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह पेंट, डाइज और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह पाई जाती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एवापोरेशन है। एवापोरेशन आपको मालूम है कि वाटर का एवेपोरेट होना ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, तो इसको हम एवेपोरेशन का नाम देते हैं। एवेपोरेशन क्या करता है, इनके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं कि कूलिंग कॉज करते हैं, आपके कपड़े जो हैं वो ड्राई इसकी वजह से होते हैं। और जितने भी हमारे इस तरह के काम हैं कि हम वाटर को रिमूव करना चाहते हैं, तो हर टेम्परेचर के ऊपर एवेपोरेशन होती रहती है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। वेपर प्रेशर का आपको मालूम होगा कि जब हम किसी भी चीज़ को बॉयल करते हैं तो उसका जो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, अटेन हो जाते हैं, इसको हम वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। ठीक है, एग्जैक्टेड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई है कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है कि हम बॉयल करते हैं और वो इक्वल हो जाता है, तो उसको हम वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। सिंपली तो यही है कि लिक्विड का जो वेपर्स होते हैं वो जो एग्जर्ट कर रहा होता है उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको सॉरी बॉइलिंग पॉइंट का नाम बताया था।
तो एक चीज़ एवेपोरेशन है और एक चीज़ कंडेंसेशन है, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स को कंडेंस करना है लिक्विड में, जब वो कंडेंसेशन प्रोसेस है, और एक चीज़ को आपने वेपर में चेंज करना है तो वो एवेपोरेशन है। तो वेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या है जी, वो कंटिन्यू फॉर्म में रहती है, बिकम्स, या अगर आपने एक, हाँ कुछ पॉइंट्स का पता होना चाहिए कि किसका वेपर प्रेशर कितना है, किसका, अगर आपके पास दिया गया है बुक में फिर तो है ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ तो उसको छोड़ें। तो यहाँ पर रेट ऑफ वेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन की इक्वालिटी की बात होगी, उसमें आप याद रखिएगा कि वो एक क्लोज कंटेनर की बात होती है। जहाँ पर आपने कंटेनर क्लोज नहीं किया, ओपन किया हुआ, वहाँ पर आप कभी भी इक्वालिटी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ चली गई है उसको वापस नहीं आप ला सकते। ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिविंग द सरफेस इज जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कमिंग बैक टू द कांस्टेंट। ये वही बात है कि अगर आप कंटेनर यूज करें तब। वेपर प्रेशर वो कहता है डिपेंड नहीं करता अमाउंट ऑफ लिक्विड के ऊपर कि कितना अमाउंट का कंटेनर में पाया जाता है या वॉल्यूम कितना है उसका। इट आल्सो नॉट ना कि ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया लिक्विड पर। लार्ज सरफेस एरिया आल्सो presents a large target for the returning of the molecules, so the rate of condensation increases। यानी कि आपके पास जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी वेपोरेशन ज़्यादा होगी। जैसे इसकी एग्जांपल भी है कि आप कपड़ों को जितना ज़्यादा फैला के डालेंगे, कपड़े अगर फीमेल्स वगैरह कपड़े वॉश करती हैं तो उनको पता होगा वो कपड़े इसको फैला के डालती हैं ताकि जल्दी सूख जाए। अगर आपने उसको ऐसे ही डाल दिया तो उसकी वेपोरेशन भी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी और वो जल्दी से जो है ना वो ड्राई नहीं होगा, और आप फिर बेटर होगे और अपनी